नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 हमारा हिंदी से संबंधित है उस पर एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। तो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में आपको पता है कि 5 विद्वानों को आपको पढ़ना है, उनके सिद्धांतों को पढ़ना है। जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में ये डाला गया है। तो परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। और जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर मैं इस क्लास में 30 प्रश्नों को करवाऊंगी। और 30 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्याख्या भी करती जाऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। और जितने भी प्रश्न मैं कराऊँ आप लोग तैयारी करने वाले हैं तो ज़रूर इन प्रश्नों को नोट कर ले। और उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आपके आएंगे बहुत सारे आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो का समय क्या है। प्लेटो का सिद्धांत हमें पढ़ना है। तो सिद्धांत के साथ साथ हमें प्लेटो का समय भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटो का समय ऑप्शन ए हमारा सही होगा 427 से 347 ईसा पूर्व यानी बीसी। ईसा पूर्व यानी बीसी। तो 427 से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का समय है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्लेटो के गुरु का क्या नाम है। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है। अरस्तु, सुकरात, सिकंदर, आर्यभट्ट। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटो के गुरु हो जाएंगे सुकरात। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, प्लेटो के गुरु तो सुकरात है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा प्लेटो के परम शिष्य कौन है, शिष्य कौन है, प्लेटो के सबसे प्रमुख शिष्य हैं अरस्तु। नाम याद रखिएगा, अरस्तु। अरस्तु प्लेटो के परम शिष्य है। अब पूछा जाएगा कि अरस्तु का शिष्य कौन है। अरस्तु का शिष्य कौन है, तो महान विश्व विजेता सिकंदर अरस्तु का शिष्य होता है। याद रखिएगा, महान विश्व विजेता जो सिकंदर है, कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो वही वाला सिकंदर है जो अरस्तु का ही शिष्य है। और अरस्तु किसका शिष्य है, तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। ध्यान दीजिएगा, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो ये हो गया एक क्रम। अब प्लेटो के गुरु कौन है, तो प्लेटो के गुरु हमारे सुकरात है। प्लेटो के गुरु गुरु सुकरात है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, रिपब्लिक किसकी रचना है। अब रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो लोग सिद्धांत दिए हैं तो सिद्धांत के तहत वो अपनी रचना भी लिखते हैं। तो रिपब्लिक किसकी रचना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्लेटो। रिपब्लिक रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की। देखिए हम लोग ना रचना अगर आप लोग याद कीजिएगा, रटिएगा तो कभी याद नहीं होगी। इसलिए रचना को, रचनाकार को थोड़ा सा जोड़ते हुए चलेंगे, जोड़ जोड़ के कुछ थोड़ा सा ट्रिक बना के याद रखेंगे। जैसे रिपब्लिक प्लेटो, पा है ना, पब्लिक प्लेटो, साथ में पढ़िएगा पब्लिक प्लेटो, याद हो जाएगा। यानी रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। आगे प्रश्न देखेंगे, वर्ड्सवर्थ का समय क्या है। वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। तो वर्ड्सवर्थ का समय क्या है, तो समय याद रखिएगा 1770 से 1850 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का समय है। ये 1770 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो समय है वो वर्ड्सवर्थ का समय है, ध्यान दीजिएगा। अब पांचवा प्रश्न देखिएगा, प्लेटो के सिद्धांत का क्या नाम है। तो प्लेटो के सिद्धांत का नाम है अनुकरण सिद्धांत। क्या नाम है, प्लेटो के सिद्धांत का नाम है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। नकल करना यानी कॉपी करना, जैसे आजकल के रील्स के कॉपी होते हैं उसी प्रकार से। अब समझिए कि प्लेटो का सिद्धांत है क्या। थोड़े से मैं सामान्य भाषा में समझाऊंगी। प्लेटो का जो सिद्धांत है, प्लेटो की एक विचार है प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द से समझिएगा, प्रत्यय यानी विचार, प्रत्यय यानी विचार, यही परम सत्य है। प्रत्यय यानी विचार को परम सत्य मानते हैं, सत्य यानी ईश्वर समझ लीजिए। तो परम सत्य मानते हैं कौन, हमारे प्लेटो। प्लेटो का मानना है कि इस यही जो परम सत्य है हमारा, परम सत्य का अनुकरण करके क्या बना है, ये जगत बना है। जगत यानी संसार बना है। और इसी जगत का अनुकरण करके कवि क्या लिखते हैं, कविता लिखते हैं। कवि क्या लिखते हैं, कविता लिखते हैं। यानी पहला सत्य हमारा परम सत्य हो गया, दूसरा सत्य हमारा जगत हो गया,
और तीसरे नंबर में फिर कविता आ जाती है। यानी सत्य से तिहरी दूरी पर कौन है? कविता। तो यही कहा गया है, प्लेटो अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो कविता लिखा गया है यह सत्य से तिहरी दूरी पर है। और कविता अनुकरण का अनुकरण है, यानी परम सत्य का अनुकरण जगत है और जगत का अनुकरण कविता है। यानी कि कविता जो जगत अनुकरण किया जा चुका है, ठीक है, जो जगत अनुकरण किया जा चुका है, तो अनुकरण का अनुकरण है कविता। यानी कविता झूठ है, मिथ्या है, और कला को यह ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कौन? तो प्लेटो। इसीलिए प्लेटो का मानना है कि जो कविता, जो कलाकृति है, सत्य से तिहरी दूरी पर है, अनुकरण का अनुकरण किया गया है, इसीलिए कविता हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और कवि और कविता को समाज के लिए हितकारी नहीं मानते हैं प्लेटो। और प्लेटो का इस संबंध में बहुत सारा कथन है। वो कहते हैं कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है, जिसका आधार ही मिथ्या है वह उपयोगी कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से प्लेटो के सिद्धांत का नाम हो गया अनुकरण सिद्धांत। नाम याद रखिएगा, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं, वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत क्या है? वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत क्या है? तो वर्ड्सवर्थ का जो सिद्धांत है वो है ऑप्शन डी हमारा काव्य भाषा सिद्धांत। काव्य भाषा सिद्धांत हमारा वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपने आप को एक कवि कहते हैं और कवि के रूप में वो काव्य भाषा सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि जो कविताओं की भाषा होनी चाहिए, काव्य मतलब कविता, और भाषा सिद्धांत यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो कविताओं की भाषा होनी चाहिए वो ग्रामीण बोली होनी चाहिए। यानी गाँव की बोली को वो पूरा स्थान देते हैं, ग्रामीण बोली होनी चाहिए कविताओं में। ऐसी बात पहली बार कौन करेंगे? तो वर्ड्सवर्थ करेंगे। इसीलिए वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत है काव्य भाषा सिद्धांत, और मुख्य रूप से वो ग्रामीण बोली को स्थान देते हैं। अब आइए अगले प्रश्न में, द सीक्रेट वुड किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट की रचना है। द सीक्रेट टी.एस. इलियट। फिर से हम लोग रचना को जोड़ेंगे, सीक्रेट टी.एस., ठीक है, एस से सीक्रेट याद रखिए, टी.एस. इलियट यानी द सीक्रेट वुड। तो द सीक्रेट वुड रचना टी.एस. इलियट की रचना हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का ही पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। मूल रूप से अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कवि कहते हैं। मैं भी आपको ऊपर ही बताई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा सिद्धांत देते हैं और अपने आप को कवि मानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर है विलियम वर्ड्सवर्थ का आत्मीय मित्र किसे कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बेस्ट फ्रेंड है। कौन है वो? तो उसका नाम है कॉलरिज। नाम याद रखिएगा, कॉलरिज। अब कॉलरिज ऐसे याद रखिए, अक्सर ही लोगों के कॉलेज में दोस्त हो जाते हैं, कॉलेज में ही तो दोस्त बनते हैं ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का याद रखिएगा, कॉलेज में दोस्त बनता है कौन? कॉलरिज। कॉलेज कॉलरिज। तो वर्ड्सवर्थ का एक आत्मीय मित्र है कॉलरिज, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का आत्मीय मित्र है कॉलरिज, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, लिरिकल बैलेट्स कविता संग्रह किसकी रचना है? लिरिकल बैलेट्स कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों की इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है दोनों की, क्योंकि अभी हम लोग देखें वर्ड्सवर्थ का आत्मीय मित्र कौन है? कॉलरिज। इसीलिए कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ही मिल करके लिरिकल बैलेट्स कविता संग्रह निकालते हैं, जिसमें इन दोनों की रचनाएं संग्रहित होती है। इसीलिए ये दोनों मिल करके लिरिकल बैलेट्स की रचना करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों आत्मीय मित्र हैं और दोनों लिरिकल बैलेट्स मिल करके लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैथ्यू आर्नोल्ट कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ट का भी सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो मैथ्यू आर्नोल्ट कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ट एक आलोचक है। बी नंबर हमारा सही होगा, एक आलोचक है। अगला प्रश्न है, कल्चर एंड अनार्की निबंध किनका है? कल्चर एंड अनार्की निबंध किनका है? तो ये निबंध हमारे मैथ्यू आर्नोल्ट का है। अब इसे याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक समझिए कि कल्चर, अभी के कल्चर और पहले के कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। तो लोग क्या करते हैं, अगर कोई कहते हैं ना कि चलो कल्चर को तुम मानो, नियम को मानो, तो लोग क्या करते हैं, मुंह बना बना के नियम को, कल्चर को मानते हैं। तो उसी से याद रखिएगा, बस कुछ भी ट्रिक लगाइए, बस उद्देश्य है कि आपको रचना याद होनी चाहिए। तो कल्चर एंड अनार्की से याद रखिएगा, कल्चर को लोग मुंह बना बना करके मानते हैं, कल्चर को लोग
मुंह बना यानी मैथ्यू, मैथ्यू से मुंह याद रख लीजिए कि मुंह बना बना के लोग कल्चर को मानेंगे, यानी कल्चर एंड अनार्की किसकी पुस्तक हो जाएगी, मैथ्यू अर्नोल्ड की पुस्तक हो जाएगी। आगे प्रश्न देखते हैं, आदर्श राज्य की अवधारणा किस पाश्चात्य दार्शनिक की है। आदर्श राज्य कौन स्थापित करना चाहता है, तो आदर्श राज्य प्लेटो स्थापित करना चाहते हैं। और प्लेटो का कथन होता है कि जो कवि होते हैं, जो कविता रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, उस वो लोगों के मन को भ्रमित कर देते हैं, लोगों के मन में अलग तरह की भावना उत्पन्न होने लगती है और वो अपनी नैतिकता से, अपने आदर्श से हटने लगते हैं। इसीलिए प्लेटो कवियों का विरोध करते हैं और प्लेटो चाहते हैं कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए। तो ऐसी अवधारणा किसकी है, प्लेटो की है। अब आगे प्रश्न देखेंगे, प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं, किस प्रकार के दार्शनिक हैं, तो हमारा उत्तर सही होगा प्रत्ययवादी। प्रत्ययवादी का अर्थ होता है आदर्शवादी, ठीक है, ये आदर्श राज्य को चाहते थे और ये आदर्शवादी ही दार्शनिक है। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रत्ययवादी दे दे, आदर्शवादी शब्द को ना दे, तो याद रखिएगा प्रत्ययवादी दार्शनिक हमारे प्लेटो है। प्रत्ययवादी का अर्थ आदर्शवादी होता है। आगे देखिएगा, एक कथन है कि कलाकृति ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और ना ही राज्य का। कथन किनका है, तो कौन कलाकृति को हित नहीं मानते हितकारी, यानी कलाकृति ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है ना ही राज्य का कल्याण। कहने वाले कौन होंगे, प्लेटो ही होंगे ना, क्योंकि प्लेटो ही आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, आदर्श राज्य की अवधारणा कर लाते हैं और प्लेटो ही कवियों का विरोध करते हैं। इसीलिए कलाकृति को व्यक्ति का कल्याणकारी नहीं कर सकती, ऐसा प्लेटो कहते हैं। उसके बाद ये कथन हो गया। आगे देखिएगा, लिरिकल बैलेट्स कितने संस्करण में प्रकाशित होता है। लिरिकल बैलेट्स अभी हम लोग देखे ना कि दो कवियाँ मतलब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों साथ में मिल करके लिरिकल बैलेट्स की रचना करते हैं। अब लिरिकल बैलेट्स कितने संस्करण में प्रकाशित हुआ, तो 4 संस्करण में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा। कितने संस्करण में, 4 संस्करण में प्रकाशित होता है। उसके बाद आइए, ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा अपने सिद्धांत में किसने कहा। यानी ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं, तो आपको पता है ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने काव्य भाषा सिद्धांत में कि ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा प्रयोग होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। आगे प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यानी कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं, तो वर्ड्सवर्थ कहेंगे। वर्ड्सवर्थ की ये पंक्ति है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यानी एक व्यक्ति के अंदर जो भी भाव आते हैं, जब अपने भाव को लिख देता है वही कविता बन जाती है। और ये कहने वाले कौन है, वर्ड्सवर्थ। क्योंकि वर्ड्सवर्थ स्वयं को एक कवि मानते हैं, इसीलिए वो कविता की परिभाषा भी देते हैं। आगे प्रश्न है कि वास्तविक आलोचना को उचित मानने वाले कौन हैं। वास्तविक आलोचना को उचित मानने वाले कौन हैं, तो हमारे आलोचक कौन है, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ही वास्तविक आलोचना को उचित मानते हैं। तो याद रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड वास्तविक आलोचना को उचित मानते हैं। आगे का प्रश्न हमारा, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है। एक और सिद्धांत का नाम आया है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है, तो ये हमारे टी.एस. इलियट का सिद्धांत है। निर्व्यक्तिकता का अर्थ होता है कि व्यक्तिक ना रह जाना, यानी जब एक कवि होता है तो कवि अपने व्यक्तिगत बातों को ना लिख करके निर्व्यक्तिक हो जाना, यानी सामाजिक हो जाना, अपनी एक समस्या को ना लिख करके बहुत सारे लोगों की समस्या को साथ में लिखे, तो वही निर्व्यक्तिक हो जाना होता है। तो टी.एस. इलियट ये सिद्धांत लाते हैं जिसमें कवि केवल अपनी भावना ना लिख करके पूरे समाज की भावना को प्रमुखता देता है, उसे स्थान देता है। तो टी.एस. इलियट का सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिक से निर्व्यक्तिक हो जाना। फिर 21 नंबर देखिएगा, कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। उपर्युक्त कथन किनका है, क्या है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं है बल्कि उससे पलायन है। तो ये कथन है हमारे टी.एस. इलियट का। याद रखिएगा पलायन शब्द जहाँ भी आया ना जिस कथन में, खास करके वो टी.एस. इलियट का ही कथन होगा। तो इलियट से याद रखिए पलायन, यानी कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं है बल्कि उससे पलायन है, टी.एस. इलियट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, परंपरा का सिद्धांत किसका है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत आप देखें,
अब परंपरा का सिद्धांत भी देखिए टी.एस. इलियट का ही है। टी.एस. इलियट मुख्य रूप से दो सिद्धांत देते हैं, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत। आगे में देखिएगा, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। उपर्युक्त कथन किसका है? आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है, ऐसा कहने वाले हमारे टी.एस. इलियट ही है। टी.एस. इलियट एक बहुत बड़े ही विद्वान हैं, इसीलिए इनके कथन भी आपको पूरी उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। तो आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है, टी.एस. इलियट का कथन है। आगे प्रश्न है, आइए रिचर्ड के सिद्धांत का क्या नाम है? आइए रिचर्ड के सिद्धांत का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मूल्य सिद्धांत, बी है संप्रेषण सिद्धांत, सी है काव्य भाषा सिद्धांत और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि आइए रिचर्ड 3 सिद्धांत देंगे। पहला मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण सिद्धांत और तीसरा काव्य सिद्धांत भी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि काव्य भाषा सिद्धांत हम अभी वर्ड्सवर्थ का भी पढ़ के आए थे, लेकिन काव्य भाषा में यानी कविता की भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि ग्रामीण भाषा को भी शामिल किया जाए। उसी प्रकार से आइए रिचर्ड्स का मानना है कि काव्य भाषा सिद्धांत में मानते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, रागात्मक और तथ्यात्मक, और उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और काव्य भाषा सिद्धांत में उसकी वो व्याख्या करते हैं आइए रिचर्ड। तो अब आगे प्रश्न हम देखेंगे कि आइए रिचर्ड भाषा को ही संप्रेषण का मूल आधार मानते हैं। संप्रेषण, संप्रेषण मतलब अपनी बातों को दूसरे तक प्रेषित करना ही संप्रेषण होता है। तो आइए रिचर्ड कहते हैं कि संप्रेषण का मूल आधार भाषा है। तो इन्होंने भाषा के कितने रूप बतलाए हैं? भाषा के कितने रूप? 2 रूप। अभी मैं बताई ना, तथ्यात्मक और रागात्मक, 2 रूप बताते हैं आइए रिचर्ड्स भाषा का। आगे प्रश्न देखते हैं, द वेस्टलैंड किसकी रचना है? द वेस्टलैंड किसकी रचना है? प्लेटो, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है टी.एस. इलियट का है रचना। टी.एस. इलियट की रचना है द वेस्टलैंड। इसे भी याद रख सकते हैं, टी.एस. वेस्टलैंड, टी.एस. वेस्टलैंड जोड़ के याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। फिर आइए रिचर्ड की रचना कौन कौन सी है? आइए रिचर्ड की रचना कौन कौन सी है? तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग, साइंस एंड पोइट्री, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि द मीनिंग ऑफ मीनिंग आइए रिचर्ड की ही है, साइंस एंड पोइट्री भी आइए रिचर्ड्स, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक भी आइए रिचर्ड्स की ही रचना है। तो ये हमारा हो गया आइए रिचर्ड्स का एक सिद्धांत। संप्रेषण का सिद्धांत भी है, तो संप्रेषण सिद्धांत भी याद रखे रहिएगा। फिर देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है। मैथ्यू आर्नोल्ड की कौन सी रचना है? द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड अभी बताइए, हम लोग याद किए ना, द वेस्ट यानी टी.एस. इलियट, तो द वेस्टलैंड हम लोग टी.एस. इलियट का याद किए, और द मीनिंग ऑफ मीनिंग आइए रिचर्ड का याद किए, और रिपब्लिक, रिपब्लिक हम लोग शुरू में देखे कि प्लेटो की रचना है, क्योंकि रिपब्लिक, पब्लिक और प्लेटो जोड़े थे ना दोनों को, तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना हो गई। अब लिटरेचर एंड ड्रामा एक ही रचना ऐसा बचा है जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, तो क्या हो गया? मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना हो जाती है लिटरेचर एंड ड्रामा। अब ध्यान दीजिएगा, मैथ्यू से हम लोग ट्रिक बनाते हैं मुंह, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड यानी मुंह, तो मुंह बना बना के लोग ड्रामा करते हैं, ठीक है, मुंह बना बना के लोग ड्रामा करते हैं। तो लिटरेचर एंड ड्रामा याद रखिएगा मैथ्यू आर्नोल्ड की पुस्तक या रचना है, आपको ये याद रह जाएगा। अगर जोड़ के याद रखे ना तो पक्का आपको याद रह जाएगा। फिर देखिए इयोन किसकी रचना है? इयोन, इयोन भी हमारा महत्वपूर्ण, और इयोन हमारे प्लेटो की रचना है। ध्यान दिए रहिएगा, इयोन और रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। आगे प्रश्न देखिएगा, 30वां प्रश्न है हमारा कि पाश्चात्य साहित्यकार को किस, ठीक है, कि यहाँ पर है किस होगा, किस पाश्चात्य साहित्यकार को सन 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पाश्चात्य साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे टी.एस. इलियट का नाम आएगा। टी.एस. इलियट का समय भी हमारा 1888 ईस्वी है, ठीक है, टी.एस. इलियट का समय 1888 ईस्वी है, और 1948 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बहुत ही बड़े विद्वान है टी.एस. इलियट,
दो सिद्धांत देंगे, निर्वैक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत। और इसी टी.एस. इलियट से हमारे हिंदी साहित्य में प्रभावित माने जाते हैं अज्ञेय जी। नाम आपको याद रहेगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है हमारे, तो यही अज्ञेय जी हमारे टी.एस. इलियट से प्रभावित माने जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे 30 प्रश्न, और उम्मीद है कि ये 30 प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी आप लोग बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सारे प्रश्नों को लिख के तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।